हे गाइस, कैसे हैं आप सब। ये हमारी पार्ट 2 होने वाली है। पार्ट फर्स्ट में हमने सब कुछ पहले का पढ़ चुके थे और ये पार्ट सेकंड जो है उस पर हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से पढ़ेंगे। अभी 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले हम लास्ट टाइम को समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो एक तो हमने सेल को देखा था। सेल से पहले हमने एक चीज़ जो नोटिस करी थी वो थे आपके, एक सेकंड में थोड़ा सा सेटल कर लो पेन टैप को। सेल को देखा था। तो पहला जो हमारा था वो लिविंग और नॉन लिविंग का था एंड देन सेकंड था सेल का। सेल में भी स्पेसिफिकली एक मैं आपको एक बात बताऊं, वन एक थ्योरी थी, उसको मैंने शायद तक नहीं एक्सप्रेस करा था। एक वो इस थ्योरी को मैंने एक बीच में छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, वो मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि मैंने बाद में पॉइंट देखा कि एक बार पॉइंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो वो थ्योरी का जो था ना, वो मैं अगर मैं आपको चाहूँ तो बता देता हूँ एंड मोमेंट पे लास्ट में आपको। चलो फैक्टर क्लासिफिकेशन से पहले वो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि वो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट था। तो वो था कि श्वान थ्योरी दी गई थी। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये, है ना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे कि उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स पर उन्होंने रिपोर्टेड करी जिसमें उन्हें पाया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। थ्योरी क्या पाया उन्होंने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किस पे, आपकी सेल पे थिन लेयर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें पूरा एक तरह से उन्होंने क्या करा, सेल की स्टडी करी थी, है ना। और इसके बाद में शिवान ने और एक साइंटिस्ट और थे स्क्लीडेन, इन दोनों ने क्या पूरी लास्ट में एक सेल थ्योरी कंपोज करी जिसका मेन जो ऑब्जेक्टिव और जो था ना उसका फाइनल जो निकला था ना, वो ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे मिलकर बने, वो बने सेल से। और सेल जो होती है ना, सेल वो सेल बनती किससे, पुरानी सेल से, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से नई सेल बनती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट हमें समझना था, यही कॉन्सेप्ट लास्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये जो थ्योरी दी थी 1839 में आई थी, ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट इतना था बस। अब हम बात करते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हमने बात करी थी कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि क्लासिफिकेशन को समझने के लिए ये समझना होगा क्लासिफिकेशन की जरूरत आई क्यों। तो देखो, अपने यहाँ पर 1.7 से 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं पूरी अर्थ पे। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना इजी नहीं है। तो इसके स्टडी को सिंपल बनाने के लिए आपको क्लासिफिकेशन दिएगा। सिंपल का मतलब सेंस, आप नॉमन क्लेचर करोगे, उनका नॉमन क्लेचर करोगे, नाम दोगे एंड देन नॉमन क्लेचर के थ्रू आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको सिंपलीफाई में कर कर उनको कैटेगराइज करोगे, किसके बेसिस पे, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो सिंपली क्लासिफिकेशन में हम यही कर रहे हैं। जैसे एक रामू है और एक श्यामू है, रामू को आप रामू बोल रहे हो और श्यामू को श्यामू बोल रहे हो, ठीक है। नाम तो एक कॉमन हमने नाम दे दिया, परंतु इनका नाम ने एक का नाम रख दिया, मान लीजिए एक का बोलते हो कालू और एक का बोलते हो लंबू। गांव में नाम बढ़ गया, नाम किसके बेसिस पे, करेक्टर्स के बेसिस पे। तो वही हम असली में क्लासिफिकेशन में ये कर रहे हैं, करेक्टर्स के बेसिस पे कर रहे हैं। प्लस जो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको अलग अलग ग्रुप में डाल रहे हैं। सिंपल सी ये चीज़ है। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन को जब आप पढ़ोगे तो मान लीजिए कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने दो ग्रुप बनाता हूँ, एक वुड और एक मैं देता हूँ मेटल के नाम से। मैंने दो ग्रुप बनाए, मैंने बोला जितने मेरे पास सामान उनको मैं आधे को वुड में डालूंगा, आधे को मेटल में डालूंगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो मैंने एक वुड नाम का एक डिब्बा बनाया जिसमें मैं हमेशा लकड़ी के सामान डालता हूँ। एक मैंने मेटल के लिए एक डिब्बा बनाया जिसमें हमेशा मेटल का सामान डालता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, तो उसको मैंने नाम लिया वुड एंड देन उसको नाम दिया मैंने मेटल। अब मेरे पास 6 7 मान लीजिए सामान है, जैसे मान लीजिए हथौड़ी है, हथौड़ी आता है ना, इससे अपन ठोकते कोई भी चीज को। सेकंड एक कील है मेरे पास। थर्ड मेरे पास एक बेलन है। फोर्थ मेरे पास एक चकला है। पांचवा मेरे पास मान लीजिए कोई भी रॉड है स्टील की। छठा मेरे पास मान लीजिए कि लकड़ी का क्या है, क्या बोलते हैं अपने ये खाना बनाते हैं ना, चॉपिंग बोर्ड है ना, ये लकड़ी का है, ठीक है। अब और चॉपिंग बोर्ड है और चकला है और बस इस तरह से मान लीजिए 6 चीज़ें। तो मैं 6 चीज़ों को क्लासीफाई कैसे करूँगा, जो लकड़ी से बनी चीज़ों को मैं बोर्ड वाला बॉक्स में डालूंगा, जिससे क्या हो जाएगा आपका, एक तो थर्ड नंबर का बेलन हो गया, फोर्थ नंबर का चकला हो गया और छठे नंबर का आपका चॉपिंग बोर्ड हो गया। तो इस तरह से मैंने उनको रख दिया, आप नाम रख लीजिएगा यहाँ पे ना। ऐसे मेटल का मेरे पास हथौड़ी थी तो फर्स्ट नंबर डाल दिया। ऐसे एक कील भी लोहे की थी वो डाल दिया और रॉड भी हमारी 5 नंबर की ये भी थी तो
इन सबको मैंने क्लासीफाई कर दिया। इसको और फर्दर क्लासीफाई कैसे करूँगा मैं देखा कि चकला और चॉपिंग बोर्ड दोनों के होते हैं, चपटे होते हैं। तो मैंने बोला कि इनको, अब मैंने जैसे एक बॉक्स बनाया उसमें मैंने सब चीज़ डाली, लेकिन उसमें भी मैंने दो बॉक्स और बनाए, एक में तो मैंने बीलन रखा और एक में चकला और क्या रखा, आपका चॉपिंग बोर्ड रखा। ऐसे ही मैंने हथौड़ी को अलग रखा, आपकी कील को अलग रखा, और मैंने, अब मान लीजिए कील है और कील के अंदर भी क्या होगा, जैसे कील है तो कील मैंने हथौड़ी में मान लिया कि ये तो रॉड से बनी होती है, तो इसको भी मैं रॉड हथौड़ी के एक संग रख दिया और कील को अलग रखा। अब कील में भी आप एक चीज आप देखोगे कि, एक सेकेंड इसके ऊपर बाहर आ रहा है ये। तो आप कील में भी एक बात देखोगे, कील का भी अलग अलग साइज की कील मेरे पास मिल गई, जैसे मान लो एक की साइज थी 2 सेंटीमीटर, एक की साइज थी 2.5 सेंटीमीटर। तो उसमें भी मैंने एक छोटा डिब्बा बनाया, तो टू वाले 2 सेंटीमीटर साइज की अलग रखी, 2.5 की अलग रखी। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं बड़ा डिब्बा ले रहा हूँ, उसमें भी और छोटा डिब्बा रख रहा हूँ अलग अलग, उसको और क्लासीफाई करने के लिए छोटा डिब्बा का यूज कर रहा हूँ। तो एक तरह से क्लासिफिकेशन के लिए मैंने करेक्टर्स लिए, उन करेक्टर्स के बेसिस पे उसको एक बड़ा सा ग्रुप रखा, उस ग्रुप में मैंने और छोटे ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाया। तो आप एक बार नोटिस करोगे, जो मैंने कील डिब्बा बनाया था उसमें कील सेम टाइप के स्ट्रक्चर ही है, बट साइज का अंदर आ रहा है। तो सिमिलरिटी किसमें होगी, सबसे छोटे वाले बॉक्स में हो गया ना, सेम टाइप की सिमिलरिटी। तो इसलिए जब आप इसमें सबसे बड़ी चीज क्या, अब इसको आप इससे कंपेयर करो, इसको हम बोलेंगे किंगडम, सबसे बड़ा डिब्बे को बोल रहे किंगडम, और ऐसे ज्यादा नीचे जाएंगे ना, सबसे छोटे डिब्बे को बोल रहे स्पीसीज। तो यही आपके टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, जिसमें हम मेजरली कैरेक्टर्स होते हैं उसके बेसिस पे इसको किंगडम में डालते हैं। कि मान लीजिए प्लांट और एनिमल है, और यहाँ तक कि आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई है ना, प्लांट एनिमल जो होता है, मोनेरा फंजाई और क्या बोलते हैं आपके, मोनेरा प्रोटिस्टा है और एक फंजाई है आपका, प्लांट और एनिमलिया। इसमें जो करेक्टर्स जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स है, टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ये कुछ करेक्टर्स के बेसिस, मोटे मोटे करेक्टर्स के बेसिस पे हमने इनको किंगडम में डाल दिया। एंड देन किंगडम में डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, और फर्दर क्लासीफाई करेंगे। किंगडम के अंदर फिर होगा फाइलम, फाइलम में होगा क्लास, क्लास के अंदर होगा ऑर्डर, ऑर्डर में होगा फैमिली, फैमिली में होगा जीनस, जीनस में होगा स्पीसीज। मेन चीज जो है इसको याद करना तो मतलब टफ हो जाता है, रीजन क्या है, क्योंकि आपको बिल्कुल इसका स्पेसिफिकली आपको तरीका याद होना चाहिए। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, संगीत फॉक पाकिस्तान। संगीत, संगीत का एस और जी, क्योंकि पाकिस्तान में फॉक संगीत बहुत चलते हैं, तो उसको याद करने का तरीका ये, संगीत फॉक पाकिस्तान, संगीत का एस, गीत का जी, फॉक का एफ, ओ का ओ से आपका ऑर्डर, सी से क्लास। फॉक में एफ ओ एल की होती है, मैं मानता हूँ स्पेलिंग, लेकिन मैं एल को हटा दिया, मैंने सी मान रहा हूँ, के की जगह सी मान रहा हूँ। तो आप फॉक इस तरह से याद कर लो स्पेलिंग, और पाकिस्तान का पी के याद करो, केवल ए हटा दो। संगीत फॉक पाकिस्तान, एफ से आपका होता है फैमिली, ऑर्डर से ओ से ऑर्डर, सी से क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो जब आप जो ऊपर ऊपर जाओगे ना किंगडम से स्पीसीज की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा लेस सिमिलर कैरेक्टर्स होता है, बट जैसे ही आप जाओगे ना स्पीसीज में, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा, हमने मेटल के बेसिस पे हथौड़ी और कील को रखा, तो करेक्टर तो उसमें लोहा का मेटल बना हुआ है, लेकिन करेक्टर से कॉमन अभी एक ही मिला है। बट जब मैं कील वाले डिब्बे में जाऊंगा तो कील मुझे बहुत सेम टाइप की साइज की मिलेंगी। तो इसमें भी, और मैं देखा तो उसमें भी अलग अलग साइज की, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो लोहे से बनी हुई प्लस स्ट्रक्चर सेम है, साइज भी थोड़ा सिमिलर सही है ना। और कोई नुकीले कोई कैसे, तो सिंपल सी मैंने आपको एक तरीका बताया कि यार जब आप और छोटी की तरफ जाओगे तो आपको सिमिलैरिटी बढ़ती हुई मिलेगी, सिमिलैरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये है आपका पूरा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को इसलिए कहते हैं टैक्सोन। टैक्सोन होता है कि आप क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हो, तो टैक्सोन वही है, सबसे छोटी यूनिट अगर आपसे पूछी जाए कि क्लासिफिकेशन की, तो बोलते हैं टैक्सोन। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है टैक्सोन। ठीक है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट में आपको मैंने समझाया, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको अगर समझना है तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आप डीप जाओगे, इससे ज्यादा काम का है भी नहीं। ठीक है, अब बात है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जब मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेजर लेकर मिटा दूं, यार इरेजर नहीं आ रहा है, क्या हो गया आज, अच्छा आ गया ना, इरेजर, इरेजर वर्क क्यों नहीं कर रहा है इरेजर। एक सेकंड, सही से क्यों नहीं कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। हमें एक बार बाहर निकलना पड़ेगा आई थिंक।
अपेजर काम करेगा इससे, हाँ? ओ अच्छा अच्छा, इसने क्या इसको सेव कर लिया है। चलो कोई ना। अब तो मैं आपको बात बता रहा था, वो बात ये थी कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो, तो फाइव किंगडम है क्या उसके बारे में समझ लेते हैं। इसको यहीं लिख देता हूँ, इससे आगे जाकर आपको सिंपल चीज़ समझ में आ जाएगी। पांच किंगडम है जिसके अंदर इनको बांटा बांटा गया है। मैं ये देख रहा था कि इरेज क्यों नहीं हो रहा। पहला है आपका मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, तो ये आपके पूरे पांच किंगडम होते हैं। लेकिन अभी आपको अभी ये समझना नहीं, बस मैंने आपको जनरल बताया कि मैं पांच किंगडम कैसे बोल रहा हूँ, उनका नाम क्या क्या है। बट आपको इसकी स्टोरी समझ में आएगी यहाँ पे। सबसे पहले आता है कि किंग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले कुछ और किंगडम्स, मतलब क्लासिफिकेशन के और तरीके दिए गए थे। जैसे आपने कभी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो पीरियड टेबल में जैसे जैसे मॉडिफाई हुई तो उसमें करेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स को ऐड करा गया। एंड जब पीरियड टेबल में क्या होता है, मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन में मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। अभी करंटली जो सबसे ज्यादा मतलब प्रचलित है वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब जैसे कि इसका आपको मैं एक बात बताता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मॉर्फोलॉजी लिखा है। जैसे कि स्टार्टिंग जब हुई थी ना, तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था। तो अभी मॉर्फोलॉजी होती है, तो उसको समझने के लिए आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। मॉर्फोलॉजी और होती है एनाटॉमी। एनाटॉमी होती है, समझिएगा मेरी बात को, जैसे कोई व्यक्ति है, तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ उसकी नोज, ऑन द बेसिस ऑफ आईज, ऑन द बेसिस ऑफ पाम कैसी है उसकी, है ना, फुट और टोज कैसे है, उसकी बेसिस पे उसके स्ट्रक्चर को मैं पढ़ रहा हूँ बाहर बाहर से, जो मुझे आंखों से दिख रही है केवल बाहर से, तो उसको बोलूंगा मॉर्फोलॉजी। वहीं अगर मैं व्यक्ति के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करूंगा, सेल की हो गई, सेल के अंदर आपके ऑर्गन्स की स्टडी हो गई, आपके अंदर जीन्स वगैरह की स्टडी हो रही है ना, तो आपके पूरे अंदर से स्टडी हो रही है ना, तो एनाटॉमी, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो आपको जनरल आइज से दिख रहे हैं, आंखों से दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं बाहर से। तो ट्री, श्रब्स और हब्स, इनकी जब मैं बात करता हूँ, तो ट्री आपका अगर कोई बड़ा प्लांट है, लंबा प्लांट, तो उसको ट्री कह दिया गया। थोड़ा सा आपके 4 से 5 फुट तक का है तो उसको बोलते हैं श्रब्स। और हब्स क्या हो गए, बहुत छोटी छोटी सी हो गई। हब्स का साइज छोटा था, तो इस तरह से उन्होंने पहली बार एरिस्टोटल ने इसको क्लासीफाई करा। जो कि हम जनरली स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, बच्चों में हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, हम ये नहीं बोलते कि ये ऑर्गेनिज्म इसका है इसका है, हम ऐसे प्लांट को देखकर बोलते हैं अरे ये तो झाड़ियां हैं, अरे ये तो बिल्कुल मतलब घास है छोटी, ये बहुत बड़ा पेड़ है। तो आपने क्या कर रहे हो, आप मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हो। मॉर्फोलॉजी क्या है, बाहर के कैरेक्टर्स देखकर। अब आता है लीनियस की। अब सेकंड दिया था लीनस ने। लीनस ने दिया था दो तरह का, प्लांटी और एनिमिलिया। प्लांटी और एनिमिलिया क्या है, उन्होंने जनरली क्या करा, जैसे कोई अगर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म है, वो चलता है तो उसको बोलते हैं उन्होंने एनिमल। और जो एक जगह पे खड़ा है ना, तो उसको बोलते हैं प्लांटिंग। तो जनरल बेसिस पे इन्होंने करा, मोर्फोलॉजी करेक्टरिस्टिक्स में यूज करा गए थे। प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एनाटॉमिकल करेक्टर्स को ऐड नहीं किया गया। और पांच जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया ये वाला, इसमें एनाटॉमिकल करेक्टर को ऐड करा गया, जैसे कि सेल किस तरह के, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स है क्या। इन दोनों में प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स का आपको पता ही नहीं है, आप क्लासिफाई नहीं कर सकते उसके बेसिस पे। कौन से प्लांट फोटोसिंथेसिस, नॉट फोटोसिंथेसिस का पता ही नहीं है ना, समझो मेरी बात को। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आर एच विटिकर ने 1969 में, कब दिया गया, पहली बार 1969 में टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन दिया गया। और क्या बात है, लग रहा है आसपास से बारात निकल रही है, तो आप भी पढ़ोगे तो आपके भी निकलेंगे। ठीक है, 1969 में पहली बार फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। एक सेकंड, मुझे सिर्फ पोज करनी पड़ेगी, आवाज बहुत तेज आएगी, मैं पोज करता हूँ जी। तो फ्रॉम करंट स्लाइड से स्टार्ट कर रहे हैं। 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। इसके अंदर बड़ी खास बात तो ये थी कि इसमें सेल के स्ट्रक्चर की बेसिस पे दिया गया था, जैसे कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, उसके ऊपर दिया गया। इसके अलावा नेचर ऑफ वॉल, वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है। ठीक है, काइटिन से बनी हुई है क्या, किससे बनी हुई है, सेल वॉल। ठीक है, इसके अलावा जो बात की गई थी उसमें है न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन है आपका, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, सेप्रोफाइटिक है, या फिर प्रो आपका ऑटोट्रॉफिक, सेप्रोफाइटिक और हीटोट्रॉफिक है। किस तरह का, मतलब किसी पे परजीवी है, सरजीवी है, हिंदी में इसको ऐसे बोलते हैं। तो किसे खा किस पे रहा है ना, वो वाली चीज आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एंड देन आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस तरह से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, उसके बेसिस पे था।
तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये रहा आपके सामने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसे 5 बड़े किंगडम में डिवाइड करने की कोशिश करी, किसने करी? आर.एच. व्हिटेकर ने। कौन सी ईयर में? 1969 में। ठीक है, तो उसका नाम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। अब उसको याद करने का तरीका कैसा है? एमपी का फनी पी है, एमपी जो होता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फनी पी है। फनी पी है मतलब आपका जो हंसने वाला बहुत ज्यादा जो पर्सनल असिस्टेंट था, तो उसको याद करने का तरीका है एमपी का फनी पी है। बस मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया, तरीका याद रह जाएगा। अब इसके बाद जो आती बात ये है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया, हमने एक जनरल सी बात समझी। अब उसको समझते हैं कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो करेक्टर्स लिए गए हैं उन करेक्टर्स को कैसे कैसे डिवाइड करा जा रहा है ना। तो पैन चेंज करते हैं और शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से सेल की टाइप होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। ठीक है, तो मोनेरा एक ऐसा किंगडम है पहला, मतलब जिसमें केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी। ये एंड तक ये रहेगा सेम। बस मोनेरा मतलब आपकी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो है ना वो आपकी कौन सी सेल पाई जाती है? मोनेरा मतलब आपके मोनेरा का टाइप के बैक्टीरिया, मोनेरा ग्रुप में आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। तो उस बैक्टीरिया में कौन सी सेल पाएगी? प्रोकैरियोटिक। दूसरी बात आती है कि सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल वॉल बनी हुई जो होती है वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड आपको पता है पॉलीसैकेराइड क्या है? बहुत छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, शुगर और उसकी मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, सैकेराइड से सैकरीन याद आना, उसके बाद आप बहुत सारी चैन्स होती है, उसको मिलकर आपका पॉलीसैकेराइड बना रही है ना। ठीक है, वहीं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया, इन सब में अलग अलग टाइप की आपकी क्या बोलते हैं सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, ये फंजाई में प्रेजेंट होती है, प्लांटिया में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमलिया में एब्सेंट होती है। बड़ी बात तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये आएगी। सेल के अंदर डिफरेंस अगर आपसे पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है, तो दो डिफरेंस निकलता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। पहला तो सेल का निकलता है, वो सेल का क्या है कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांटी में, प्लांट सेल्स में, और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेकंड चीज जो आती है ना वो आती है कि सेल में वैक्यूल, वैक्यूल जो होता है ना, वैक्यूल, वैक्यूल इसमें साइज बड़ा होता है और उसका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है साइज। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। वैक्यूल जो होता है ना उसका साइज पे भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख सकते हो आप। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, सब में प्रेजेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर सब में क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस मिल रहा है। लेकिन मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है। तो इसका रीजन कैसे याद करोगे आप? वो सेल मैंने बनाकर दिखाई थी आपको, तो इस तरह से स्ट्रक्चर मैंने बाहर बनाया था जेनेटिक मटेरियल, तो उस तरह से आपको याद रहेगा। अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है क्या है सर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है कि सेल कौन किस टाइप के सेल से मिलकर बना है। अगर बॉडी में अगर बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स हैं तो आप उसको बोलोगे टिश्यू लेवल, और उससे भी अगर बहुत सारे मतलब सेल्स का ग्रुप बना के बहुत सारा ग्रुप मिलकर, सेल्स के ग्रुप्स मिलकर, तो आप बोलोगे ऑर्गन लेवल है। तो एनिमल्स में तो आपको पता है ऑर्गन लेवल है, टिश्यू लेवल मिल सकती है। प्लांट में भी ऑर्गन, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर्स हैं इनमें, तो आपको टिश्यू या ऑर्गन लेवल मिलेंगे। और फंजाई के अंदर आपको मल्टी सेलुलर मिल सकती है। लेकिन आपकी प्रोटिस्टा और मोनेरा के अंदर क्या होते हैं? छोटे मेंबर, छोटे साइज के मेंबर पाए जाते हैं, तो इनमें सेल्स भी कम होती है। तो या तो सेलुलर लेवल में पाया जाता है, टिश्यू लेवल नहीं पाया जाता, सेलुलर लेवल पाया जाता है। अब आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझने के लिए पहले आप इस स्लाइड पे आओ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? 4 टाइप के होते हैं, मेजरली 2 तरह से आप मानते हो। मेजरली 2 तरह से मैं कैसे बोल सकता हूँ? ये ऑटोट्रॉपिक और हिटोट्रॉपिक होता है, और इसमें भी हमने और फर्दर क्लासीफाई कर दिए जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है सर? ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि देखो, पहले आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर मैं बना के बताऊंगा, चीज समझा। ये क्या है? प्लांट है, प्लांट में पड़ रही सनलाइट, सनलाइट पड़ रही है तो यहाँ पर लाइट ट्रैप होती है। लाइट ट्रैप होने के बाद में, ट्रैप होने के बाद में क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर स्टेट से एनर्जी हाई स्टेट में चला जाएगा। दैट रिजल्ट यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा? आपके प्रोसेस होगी पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वो क्या है? फिर आपका CO2 6CO2 मॉलिक्यूल प्लस 6H2 मॉलिक्यूल मिलकर के बनाएंगे आपके C6H12O6 प्लस आपका क्या निकलेगा? ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल इसके। अब इसमें एक बात आपको जो नोटिस मैं बताना चाहता हूँ, ये बन के गया आपका ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होगा? ग्लूकोज बन रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज बन के आपके फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम,
फ्लोएम के थ्रू कहाँ जाएगा, नीचे जमीन पे आपके रूट्स तक जाएगा। और बाकी जैसे स्टेम में तो पावर है नहीं बनाने की, तो लीव्स बना रही है, लीव्स को आप किचन बोलते हो है ना प्लांट का, किचन हाउस है ना, किचन ऑफ द प्लांट। तो इसमें बन गया, तो लीफ फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम वैस्कुलर बंडल के थ्रू कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, जैसे हमने अभी समझा था कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है। जाइलम का काम है प्लांट पे पानी को प्रोवाइड करना चारों तरफ, और फ्लोएम का काम है कि किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, खाने का। तो सुक्रोज ऊपर बना लीव्स में, और फिर पूरा नीचे तक जाएगा। तो ये सुक्रोज का सॉल्यूशन कैसे बना है आपका, आपका ग्लूकोज और सुक्रोज वगैरह जो भी बन रहा है वो किसके थ्रू बना, लाइट में। इसने क्या, इस रिएक्शन को कार्बन डाइऑक्साइड में ले रखी थी, प्लस पानी आ ही रहा था, स्टोमेटा के थ्रू आपका प्लांट में पानी अंदर आ जाता है। एंड एक सेकंड, प्लांट में पानी अंदर आ जाता है, एंड देन आपके फोटोसिंथेसिस कम होता है। एंड देन फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या होगा, प्लांट खुद का खाना खुद बना पा रहा है, फोटो जनरेट कर पा रहा है अपने खुद के खाने का। तो जहां पर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। वहीं अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस के अंदर, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स में कोई सा भी, जैसे टाइगर हो गया है ना, या फिर आपका लायन हो गया, आपके कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा बी हो गया, या फिर आपके कोई सा भी ऑर्गेनिज्म, आंट हो गई, ये सब क्या कर रहे हैं, आप किसी और चीज पे डिपेंड कर रहे हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना रहे, दूसरे पे डिपेंड है खाने के लिए। मतलब बेसिकली सिंपल सी बात जो है वो ये है कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में डिफरेंस ये है कि ऑटोट्रॉपिक खुद का खाना खुद बनाकर खुद कंज्यूम करते हैं, और हेटरोट्रॉपिक्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक, जो प्लांट हो गए, इन सब पे डिपेंड है किसके लिए, फूड के लिए। वो आता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जैसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक खास चीज देखी जाती है कि ये क्या करते हैं, डेड डेड सेल्स होती है उन पर डिपेंड होते हैं। लाइक बॉडी की से बॉडी का वो मर गई, अब कोई चीज मर गया तो उसको हमने, मतलब मान लीजिए कि जमीन पे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप बोलते हो ना इसमें ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई भी किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कंज्यूम कर रहा है ना, मेथेरोजेंस बैक्टीरिया, कुछ भी तरह के बैक्टीरिया। तो क्या डेड सेल्स पे, डेड सेल्स को खा के, और फिर उस खाकर उसको जो एनर्जी बन रही है उसको कंज्यूम करते, तो उसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो इसमें डेड सेल का रोल है, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड सेल्स को खाकर ही जो खाना मिल रहा है उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। और कीमोट्रॉपिक होता है जिसमें केमिकल्स की रिएक्शंस के थ्रू खाना उनको मिल रहा है, केमिकल रिएक्शन से उनका खाना वो खुद बना रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं। तो ये था आपके न्यूट्रिशन का। अब बात आती है यहाँ पे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा के अंदर क्या होगा, मोनेरा में ज्यादातर अपने आप खाना खुद बनाते हैं, बैक्टीरिया में भी साइनो बैक्टीरिया हो गया, तो इस तरह का बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही खाना खुद का खाना बना रहे हैं। लेकिन जैसे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हैं कुछ जो कि किसी और पर डिपेंड है, इसमें सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक भी होता है, जैसे इसमें मैंने बोला हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, कीमोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। तो आप एक पैरासाइटिक भी नाम आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं। तो पैरासाइटिक जनरली जो होता है ऑर्गेनिज्म के लिए काम में आता है, जैसे कि हमारे होता है एक लीवर हुक, लीवर हुक, लीवर में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो क्या करता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर उसके आगे माउथ की तरफ पाई जाती है, जो कि हमारे अंदर बॉडी का न्यूट्रिशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो उसको, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है खाने के लिए, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहा है, उसको बोलते हैं पैरासाइटिक। ऐसे ही प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के मेंबर ऑटोट्रॉपिक शो करते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं, और हेटरोट्रॉपिक भी करते हैं। फंजाई में सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक पाया जाता है, मतलब हेटरोट्रॉपिक ही है। प्लांटी में ऑटोट्रॉपिक पाए, मतलब पूरी तरह से ऑटोट्रॉपिक है। एनिमल में हेटरोट्रॉपिक पाया जाएगा, जिसमें होलोजोइक मतलब दूसरे पर डिपेंड है, और सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिज्म पे खा रहा है। होलोजोइक का मतलब ये होता है हेटरोट्रॉपिक, जिसमें आप दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, मोनेरा में मोस्टली जो मेंबर्स आएंगे वो आपको मिलेंगे बैक्टीरिया मेंबर्स। इसके जितने मेंबर्स हैं वो बैक्टीरिया होता है। मोनेरा की खास बात यह है कि इसमें ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे जो कि किसी भी हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो होता है वो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है। रीजन क्या है, सेल वॉल। उनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि उनको हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए उनको मतलब एक एडवर्स कंडीशन में उनके सर्वाइवल आसानी से हो जाता है। दूसरा आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का मतलब आप समझ सकते हैं, ट्रू बैक्टीरियम को कहा सकता है। ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं क्योंकि इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। रिजिड सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया।
इसलिए इसका नाम दिया गया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में आपको याद हो यू कैरोटिक में भी ये बात बोली थी कि जहाँ पे भी यू आ जाए तो उसका मतलब होता है ट्रू। तो ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट है। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है, और आपको सबसे पहले बात बता दूं, अगर सबसे पहले जो बैक्टीरिया पाया गया था आपके अर्थ पे तो वो था साइनोबैक्टीरिया। ये मतलब सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया क्यों पाया जाता है, क्योंकि हार्श हैबिटेट कर सकता है। अब आता है नॉस्टोक और एनावेना। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि एक प्लांट जो होता है, आपके पेड़ जो भी होता है, उसको मिनरल्स ही होते हैं। तो और मिनरल्स में ठीक है ले रहा है वो मिनरल्स, उसमें कुछ मैक्रो माइक्रो मिनरल्स भी होते हैं। जिनमें से एक एग्जाम्पल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, प्लांट में या तो खुद प्लांट कंज्यूम करते हैं शायद ये तो, या फिर कुछ प्लांट्स होते हैं राइजोबियम नॉन राइजोबियम में ना, तो उनमें से कुछ प्लांट्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके क्या करते हैं, प्लांट्स की हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को प्लांट्स में डालने के लिए। तो इनका काम क्या है, नॉस्टिक और एनावेना काम ये है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा माइकोप्लाज्म, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो होती है माइकोप्लाज्म। तो मोनेरा में मोस्टली आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें सब क्या पाया जा रहा है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लस इन सब में जो खास बात है वो है कि सारे यूनिसेलुलर हैं। और तीसरी बात जो खास है कि इसमें फोटोसिंथेटिक भी हैं, और इसके अलावा इसमें क्या है, हेटरोट्रॉपिक भी है, जैसे कि नॉस्टिक एनावेना। एंड देन आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो होता है ना, इसमें स्पेशली इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि जितने भी आप मेंबर्स पढ़ोगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स के, इनमें आप एक बात नोटिस करोगे कि इन सभी में यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और अगर जो मेंबर आप देखोगे तो वो सारे क्या है, वो है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर तो बचा क्या है, कुछ ऐसे मेंबर्स मिले जो कि यूकैरियोटिक तो है, परंतु उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर उसमें यूनिसेलुलर पाई जा रही है, वो उनमें केवल सिंगल सेलुलर है। तो उनको नाम दिया गया आपका यूनिसेलुलर। और यूकैरियोटिक्स जो थे ना, उनको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर स्पेसिफिकली जो है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, ये सब कैसे होंगे, ये होंगे आपके एक्वेटिक, एक्वेटिक रेंज में पाए जाने वाले होते हैं सारे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की कुछ और, जिसके जो मतलब मैंने आपको जैसे बताया, तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स को तो हमने क्या करा है, इनको अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड करा है। प्रोटिस्टा तो किंगडम हो गया। अब आपको याद हो तो मैंने बोला था, क्या बोला था कि संगीत, फॉक, पाकिस्तान है ना, तो किंगडम में आता है फाइलम। तो फाइलम इनमें हमने रखा है, इनमें एक तो सी से आपको इसका तरीका क्या होता है, फाइलम को मैंने इसमें क्या, तो 5 फाइलम पाए जाते हैं। तो इनको याद करने का तरीका है सी डी पीस। तो सी डी सी से क्राइस्टोफाइट्स, डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, पी से है प्रो आपके, पी से होता है आपके प्रोटोजोन्स, एस से स्लाइम मोल्ड, और ई से यूग्लिनाइड। अब सब में एक चीज आपको कॉमनली मिलेगी कि अगर आप गोल्डन एल्गी की बात करते हो, गोल्डन एल्गी और डायटम से, गोल्डन एल्गी किस में पाई जाती है, प्रोटिस्टा का मेंबर है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी किसका मेंबर है, प्रोटिस्टा का मेंबर है। तो वो क्या में पाई जाती है, क्राइसोफाइट्स में पाई जाती है। ठीक है, अब आप बोलते हो ना कि कहीं कहीं आपको रेड सी का कलर रेड के दिख रहा है ना, रेड सी कलर के पीछे रीजन यही है, इन्हीं का रीजन है। अच्छा सॉरी, वो रेड सी का रीजन तो आपके डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है, क्योंकि इसके जो ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उनका कलर क्या होता है, उनमें अलग अलग तरह के कलर्स पाए जाते हैं ना, सी वेव्स वगैरह ना। तो वो पर आप इतना डीप में मत जाओ, आप सिंपल समझो कि प्रोटिस्टा एक ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। और जो रीजन जो है ना आपकी रेड, रेड जो कलर दिखता है रेड सी का, उसका मेजरली जो है ना डायनोफ्लैजिलेट्स है, डायनोफ्लैजिलेट्स है। ठीक है, ये टॉक्सिक होते हैं और मैरन एनिमल्स के लिए को किल भी कर देते हैं। इसके अलावा चलते हैं हम यूग्लिनाइड्स वगैरह को हमने पढ़ लिया था। और आपका प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स में आपके सारे अमीबा वगैरह आते हैं, अमीबा वगैरह इसे मेंबर्स में हैं। ठीक है, अमीबा हो गया। इसके अलावा आपके और भी है, अमीबा प्रोटोजोन्स हो गए, आपके फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स हो गए, स्पोरोजोन्स हो गए, इन सभी इसमें आता है। अभी इतना काम का इसलिए नहीं होता क्योंकि एक क्वेश्चन आता है आपके फंजाई, प्लांट और एनिमल से, तो उसको आप थोड़ा सा बस इसके ऊपर कैरेक्टर जो मैंने लिखे हैं, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक सेल्स इसमें पाई जाती है, और एक्वेटिक इनका नेचर होता है ना। हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें एक चीज़ है कि पैरामीशियम जो है उसको आप समझ सकते हो। पैरामीशियम से क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि पैरामीशियम क्या है, यूकैरियोटिक सेल है प्लस यूनिसेलुलर है। ठीक है,
तो इसमें क्या पाया जा रहा था, इसमें एक तरह की स्ट्रक्चर पाई जा रही थी। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, सीलिया किसमें मिलता है, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, और फ्लैजेला फ्लैजेला सब में मिलता है। तो जो पैरामीशियम था, पैरामीशियम में क्या मिल रहा था, पैरामीशियम में तो आपका क्या मिल रहा है, आपके पैरामीशियम के अंदर तो नहीं है फ्लैजेला, लेकिन सीलिया तो प्रेजेंट है। और सीलिया में हमने जनरली बातें पढ़ी है, सीलिया जो होता है ना छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो किस पे होता है, वो होता है हमेशा यूकैरियोटिक सेल पे। तो ये बात बिल्कुल सत्य बैठ गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था हमने समझा। यूग्लिना, अब वैसे यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो यूग्लिना ऐसा दिखता है, और उसके पीछे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, वो होती है आपकी फ्लैजिला। तो यूग्लिना के अंदर आप देख सकते हो आराम से, यूग्लिना भी इसका टाइप ही है, यूग्लिनाइट का इसका मेंबर है। ठीक है, और स्लाइम मोल्ड्स वगैरह तो सिंपल चीज है। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट जो होता है ना, प्रोटिस्ट। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हमारे जो किंगडम आता है वो आता है फंजाई। फंजाई को समझना और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फंजाई जो है इसके क्वेश्चन आता है। फंजाई क्वेश्चन कैसे आता है उस पर हम बात करेंगे, एक सेकेंड। जी, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। जैसे सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, वैसे फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। और एल्गी की इससे आपको क्वेश्चन बनता है कि फंजाई की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे माइकोलॉजी। वहीं अगर आपसे अच्छा एल्गी के वक्त में बात करेंगे, तो आपको सबसे जो एक आपको ऐसी जो आपको आंखों से चली जाती है, ऐसी फंजाई का एग्जांपल आपकी मशरूम है जो आप डेली खाते हो, वो फंजाई का टाइप है। अब फंजाई की स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो फंजाई की स्ट्रक्चर में पाया जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है आपकी फंजाई को बनाती है, ऐसे स्ट्रक्चर। तो सिंगल थ्रेड होता है उसको बोलते हैं हम हाइफी, और बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलकर एक ग्रुप बनाती है ना, उसको बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो हाइफी, हाइफी में होता है फिर माइसीलियम, और माइसीलियम आपकी क्या बनाता है, पूरी फंजाई बनाता है। ठीक है, तो ये क्या आपकी छोटी से मान लीजिए कि थ्रेड लाइक बहुत सारे थ्रेड मिलकर के बना रहे हैं, आपकी फंजाई बना रहे हैं। और थ्रेड का जो नेटवर्क है ये क्या होता है, माइसीलियम नेटवर्क होता है। तो थ्रेड का जो नेटवर्क है उसको बोलते हैं माइसीलियम, और वो बना रहा है फंजाई। हाइफी भी दो तरह के होते हैं, साइनोसाइटिक और सेप्टेट। साइनोसाइटिक जैसे स्ट्रक्चर ये मान लीजिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, उसमें अगर जो आपके न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं ना, और उसमें के बीच में के लाइंस नहीं है, अगर जैसे लाइंस नहीं है तो उसको बोलेंगे साइनोसाइटिक, से आप यहाँ देख सकते हो। और सेप्टेट हाइफी में क्या होता है, लाइंस होती है दो न्यूक्लियस के बीच में। तो ये आपका डिफरेंस होता है हाइफी का। बट आप इतना ध्यान रखो कि हाइफी किसमें पाया जाता है, बस क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा हाइफी किसमें पाया जाता है, क्योंकि इससे ज्यादा डीप जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत आपको फिर डीप पढ़ना पड़ता है। अब तीसरी बात जो है कि रिप्रोडक्शन जो होता है ना फंजाई में, वो होता है आपके वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव में क्या होता है, या तो उसकी जो माइसीलियम जो होता है या हाइफी होती है, उसमें फ्रैगमेंट उसके टुकड़े हो जाते हैं, एंड देन वो मिट्टी में पड़ते हैं तो कहीं भी ग्रो कर जाता है। बडिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर सेलुलर होती है, बॉडी बनती है आपकी माइसीलियम पे, और फिर वो नया ग्रो कर जाती है। बडिंग में ये होती है, तो बडिंग होती है हाइड्रा में, वैसे उससे आप कंपेयर कर सकते हो। और फिशन टूट के तीन तरीके, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्शन हम लोग समझ रहा हूँ चाहिए, लेकिन यहाँ कहीं डाल नहीं रखा ना रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। एक बात करता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो बात ये है कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक स्लाइड ऑन कर लेते हैं पहले तो वो बात जो है वो ये है कि रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो तीन तरह का होता है। तीन तरह का मतलब सेंस क्या है, देखो, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल, पहला सेक्सुअल लिखो आप, एंड देन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो रीजन है वो ये होता है कि कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे प्लांट है, बड़ा ट्री है, इस ट्री के अगर मैं डंडी एक तोड़ कर लगा दूं, एक डंडी अलग अलग से बना हुआ है, लेकिन एक डंडी तोड़कर जमीन में लगा दूं, तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। अगर ये ग्रो करना स्टार्ट करेगी, मान लो अगर मैं इसकी लीफ तोड़कर लगा दूं, तो लीफ भी ग्रो करना स्टार्ट कर देगी। तो वहां पर क्या पाया जा रहा है, वहां पर आप कोई सा भी एक वेजिटेटिव पार्ट यूज कर नया प्लांट उगाए तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आपके बैम्बू में होता है, शुगर केन में भी होता है, बैम्बू में होता है, शुगर केन में होता है। शुगर केन में करते हैं, तो लंबा डंडा होता है, उसमें से हम इतना सा काटते हैं, फिर इसको उगा देते हैं, उसके बहुत सारे पार्ट करके उसको लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट का रूल होता है, एंड देन सिंगल पेरेंट से आपकी न्यू जनरेशन फॉर्म होती है। इसमें कोई दो पेरेंट्स का रूल नहीं है, सिंगल पेरेंट। मेन जो डिफरेंस है वो सिंगल पेरेंट का, एक सिंगल आदमी आपके नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसका हो सकता है अमीबा। और भी जितने भी आपको बैक्टीरिया में भी यही हो रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है आपके जो अभी न्यू न्यू बॉडी जो फॉर्म हुई है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली देखेगा, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दो अपोजिट्स जेंडर का इसमें फॉर्म होता है, और फिर वहां से आपके बनते हैं जायगोट, क्योंकि यहाँ से गैमेट बनेंगे, मेल फीमेल गैमेट, एंड देन आपको बनेगा जायगोट। अब हम आगे चलते हैं, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो इसमें फंजाई में तीनों पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल के लिए स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं कॉनिडा और oospores। वहीं सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होता है oospores के थ्रू। हमें इतना याद नहीं रखना, लेकिन हमें पता रहना चाहिए कॉनिडिया और जूस्पोर्स oospores किसमें बनते हैं, फंजाई में बनते हैं। और ये भी पता हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि oospores होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की के अंदर ही ड्यूरिंग में होता है। इसे समझने के लिए हम इसकी आपके सेक्सुअल स्टेज को समझते हैं, उससे आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि oospores की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये क्या है, ये आपका एक आपकी फंजाई है, जिसको हम बोलते हैं मशरूम। इस फंजाई से आपके मैंने स्पोर्स निकले तो आपके डिफरेंट टाइप से स्पोर्स निकलते हैं, एंड देन ये स्पोर्स क्या करेंगे, स्पोर्स से आपका बनेगा माइसीलिया है ना, माइसीलिया और हाइफी हम कह सकते हैं। वैसे हाइफी बनता है ना, हाइफी आप नेटवर्क से नहीं मान लो, आप एक जनरल से नेटवर्क में ऐड नहीं कर रहे, सिंपल हाइफी निकली इससे। एंड देन ये दोनों हाइफी क्या होगा, एक दूसरे के संग क्या करेंगे, इनको बोलते हैं अपना कैरियोगैमी करेंगे, है ना। एंड देन आपका इनसे इस माइसीलियम बनेगा, जो माइसीलियम बनेगा आईपी से माइसीलियम बनेगा, उससे आपकी नई फंजाई उग जाएगी। एक तो स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक सिंपल जो अपने पास फंजाई थी उसमें से स्पोर्स निकले, उन स्पोर्स ने अलग अलग अपना हाइफी बनाया, एंड देन हाइफी से जस्ट अ सेकेंड, पेन ले लेता हूँ जी। तो एक हाइफी से आपका क्या बन गया, माइसीलियम बन गया। अब इसको आप समझिएगा कि अब इसमें माइसीलियम के और हाइफी के थ्रू भी हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, प्लाज्मोगेमी, सेल फ्रॉम टू डिफरेंट माइसीलिया फ्यूज टू फॉर्म अ डाइकैरोटिक सेल। तो डिफरेंट माइसीलिया आते हैं पास में, और इन दोनों में क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाने की बात करेंगे, कैरियोगेमी, न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। जब ये दोनों मिलेंगे, दोनों मिलकर के बनाएंगे आपका एक कैरियोगेमी, जिसमें आपके फ्यूज होंगे न्यूक्लियाई, और फ्यूज जैसे कि आपने एक तो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, एक दूसरे स्ट्रक्चर यहाँ पर पास होगी, तो उन्हें रेड कलर का डाल देगी, तो ये रेड कलर का, इसका मान लीजिए नई हाइफी का, नई माइसीलियम का, और दूसरे माइसीलियम का, उन दोनों का क्या हुआ, फ्यूज हो गया, और देन फ्यूज होकर हेटेरोकैरियोटिक स्टेज आती है, जिसमें एक ही माइसीलियम में दो तरह के क्या पाए जाएंगे, आपके न्यूक्लियर, एंड देन ये क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, एक दूसरे को फ्यूज करेंगे, दूसरे से फ्यूज होने के बाद आपका बनेंगे जाइगोट, और जाइगोट से बनेंगे स्पोर्स, और स्पोर्स से बनकर आपका क्या बनेगा, नया जर्मिनेशन होगा माइसीलियम का, जैसे कि फिर वो वाली स्ट्रक्चर जारी। तो यहाँ तो डायरेक्ट स्पोर्स निकलते हैं, डायरेक्ट स्पोर्स अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए एक माइसीलियम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारी, ये दूसरा माइसीलियम है, ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, यहाँ से क्या बनेगा, आपके दोनों ने अपने अपने क्या करे, न्यूक्लियर एक में भेज दिए, एंड देन एक न्यूक्लियर में भेजने के बाद दोनों फ्यूज होकर एक सिंगल न्यूक्लियर बने, इसको बोल दिया हमने जाइगोट। और जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होती है, आपकी स्पोर्स की, म्योसिस के थ्रू स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई, एंड देन आपका क्या बन गया, आपका नई माइसीलियम बन गई, नई हाइफी बन गई, एंड नई हाइफी से आपकी नई हाइफी जर्मिनेट होकर नया माइसीलियम बना दिया, माइसीलियम बनाकर आपके पूरे माइसीलियम में फंजाई बना दी नहीं। तो ये आपकी सेक्सुअल स्टेज थी। अब बात आती है आपके तीनों जो इंपॉर्टेंट है वो ये टाइप से आपके किसके, फंजाई के, जाइगोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली लिख कर दिया है आपको। तो जाइगोमाइसिटिस है, दीज आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स। किससे बनती है, टू डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन से बनती है, ठीक है।
इसमें सेक्सुअल जो स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज में आपको देखने को मिलेगी जो स्पोर्ट्स। और मैंने आपको एक बात बोली थी कि यार सेक्सुअल में भी जो स्पोर्ट्स थे और सेक्सुअल में भी जो स्पोर्ट्स थे, तो आपको बस याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना पंजाब में, वो यह है कि स्पोर्ट्स फॉर्मेशन हो रही है। स्पोर्ट्स फॉर्मेशन के स्पोर्ट्स क्या होते हैं सर? स्पोर्ट्स जनरली आपके बनते हैं, तो स्पोर्ट्स का काम ही क्या है, वो बाद में आपके जायगोट से बने हैं ना स्पोर्ट्स। तो आपके बाद में क्या होगा, न्यू जनरेशन की फॉर्म करने के लिए बने स्पोर्ट्स, है ना। ये दोनों फ्यूज होंगे एंड देन फ्यूज होकर आपका नई चीज बना रहे होंगे। तो स्पोर्ट्स जर्मिनेट होने के बाद नई जनरेशन बना रहे होंगे। तो यहाँ पर किसका यूज हो रहा है, जायगो स्पोर्ट्स। तो जायगो स्पोर्ट्स के चक्कर में इसको जायगोमाइसिटीज कहा जाता है। तो असेक्सुअल नोन एज स्पोर्ट्स। इसमें ना हाइफिज होती है, बिना सेप्टा की होती है। तो सेप्टा मतलब इसमें आपके वो नहीं होते, बीच बीच में वॉल्स नहीं पाई जाती दो न्यूक्लियस के बीच में। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। एंड देन आता है एस्कोमाइसिटीज। इसमें सैक फंजाई होती है। सैक मतलब आपके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। दे कैन बी coprophilous, decomposers, parasitic and saprophytic. The sexual spores are called ascospores. इसमें एस्कोस्पोर्स पाया जाता है, इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज कहा जा रहा है। इसमें बेसिडोस्पोर्स पाया जाता है, इसको बेसिडोमाइसिटीज कहा रहा है। इसका एग्जांपल है अगारिकस। मशरूम अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आपसे इसका ही बनेगा बेसिडोमाइसिटीज का, मशरूम कौन सी टाइप की फंजाई है, तो आप बोलोगे बेसिडोमाइसिटीज। दूसरी बात क्या याद करोगे मशरूम के बारे में, मशरूम के अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि इसमें कौन से स्पोर्स बनते हैं, आप बोलोगे बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे अगारिकस, ठीक है। रिप्रोडक्शन अगर बाय कॉनिडिया, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। कॉनिडिया कैसा है फॉर्मेशन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जा रहा है। बडिंग और फ्रेगमेंटेशन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही पाया जा रहा है। तो आपकी मशरूम चारों तरफ से रिप्रोडक्शन कर रही है, एक तो वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अब आता है ड्यूट्रोमाइसिटिस। दे आर अदरवाइज कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहता है। इससे दो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है इस पेज से। इम्परफेक्ट फंजाई कौन है, तो आप बोलोगे ड्यूट्रोमाइसिटिस। ड्यूट्रोमाइसिटिस को सर इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आपके असेक्सुअल और आपकी वेजिटेटिव जो है ना वो प्रेजेंट है, परंतु सेक्सुअल स्टेज नहीं है। सब में सेक्सुअल स्टेज तो पाई जा रही है, बट इसमें सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जा रही। तो इसी के लिए इसको ड्यूट्रोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं, आपकी इम्परफेक्ट फंजाई है। इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है सेक्सुअल स्टेज डोंट नोन। तो आपकी सेक्सुअलिज्म में नोन नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है। तो इसका तीसरा क्वेश्चन जब बनेगा वो बनेगा कि असेक्सुअल स्टेजेस इसमें प्रेजेंट है और आपके वेजिटेटिव प्रोडक्शन वाली स्टेज प्रेजेंट है, लेकिन सेक्सुअल आपकी स्टेज प्रेजेंट नहीं है, उसका नाम क्या है, तो बोलोगे ड्यूट्रोमाइसिटिस। अब बात आती है प्लांटी। ये सारा इतने फंजाई का इतना ही था। अब बात आती है प्लांटी की। प्लांटी जो है जनरल कैरेक्टर्स में अगर डिवाइड करें तो प्लांटी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी, क्लोरोफिल इसमें पाया जाएगा और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। इसमें अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अभी अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या है वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि बहुत ठीक हो जाएगा। फिर एक जनरल सी बात समझो कि देखो कोई भी प्लांट होता है उसकी लाइफ में दो स्टेज आती है, मेन दो स्टेज आती है। एक आती है गैमेटोफाइटिक, इसमें गैमेट्स प्रोड्यूस करने। दूसरी आती है सेप्रोफाइटिक, इसमें उसको क्या करना है, आपकी नई स्पोर्स बना के उसको नया जर्मिनेशन करना है। तो आपके कुछ प्लांट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज तो मिल जाएगी, लेकिन सेप्रोफाइटिक स्टेज नहीं मिलेगी, है ना। तो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन है, जिसमें पहली स्टेज में आपके गैमेटोफाइट बनेंगे, फिर अल्ट्रेशन में चल रहा है, एक बार गैमेटोफाइट होगी एंड देन अगली बार सेप्रोफाइटिक होगी, ऐसा। तो गैमेटोफाइटिक्स में क्या होता है, गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट में गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है एंड देन गैमेट्स फॉर्म करके जायगोट बनाते हैं एंड देन जायगोट से बन रहे हैं आपकी स्पोर्स। क्या हो गया, अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होता है एंड देन आपको जायगोट बनता है। मैंने आपको ये बात बताई। एंड देन जायगोट से आपका बनता है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट से बनता है आपका म्यूसिस के थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स से बनता है आपका गैमेटोफाइट। ये सबसे अच्छा एक जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया, ये आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि गैमेटोफाइटिक स्टेज में आपकी कौन सी स्टेज होती है, इसमें हैप्लॉइड पाई जाती है, हैप्लॉइड सेल्स पाई जाती है। यहाँ पर आपको डिप्लॉइड मिलेगी, क्योंकि यहाँ मैंने 2n लिख रहा है, तो ये 2n और n के शो कर रहा है कि इनमें जो नंबर ऑफ जो आपके सेल्स है वो आपकी हैप्लॉइड होगी सारी, या फ्यूज होती है सेल्स। न्यूक्लियस कितने होंगे, 2, तो इसको 2n बोलते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो सेल्स में पाए जाते हैं वो सिंगल होंगे और इसमें 2 पाए जाएंगे, इसलिए 2n बोलते हैं उसको। आगे चलते हैं। अच्छा एनीमिया में थोड़ा हम इसको इसलिए यहाँ पर इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो बात ये थी, अभी हम कौन से 45 पे है ना, तो 45 पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मैंने आपको बताई थी
कि हमें जब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलियन तीनों को, चारों पांचों को पढ़ना है। इसमें हमने फंजाई तक तो समझा समझा, बस जो प्लांटी था ना उस प्लांटी को मैंने यहाँ पर अच्छे से एलोबरेट करा, इसलिए वहां हम इसको एलोबरेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको करेंगे प्लांटी। और एनिमल को भी हम थोड़ा सा उसको ओवर करेक्टर्स देख रहे हैं, तो उसको एनिमल किंगडम में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसलिए आप रिलैक्स रहो। जैसे एक जनरली चीज़ जो थी वो हमने समझाई। एंड अभी हम 45 पेज पे थे, 45 ये रहा। ये आपके प्लांटी के करेक्टर्स हैं, इसमें पैरासाइटिक भी होते हैं, प्लांट्स में पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब आपने कुछ स्ट्रक्चर से देखी होगी जो इसमें ऐसे पाया जाता है, तो जैसे इसमें मक्खी आएगी तो उसको ये बंद कर देगा और अंदर उस मक्खी को डाइजेस्ट कर देगा, तो वो क्या है, वो आपके पैरासाइटिक है जो कि आपके किसी ऑर्गेनिज्म को खाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में प्लांटी जो किंगडम है उसमें पैरासाइटिक प्लांट्स पाए जाते हैं, तो बोला हाँ पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वीनस फ्लाई, ब्लैड वॉट, तो ये आपके एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाई, ब्लैड वूड, ब्लैडेड वूड। ठीक है, तो अब आप चलते आगे बात करते हैं एनिमिलिया की। एनिमिलिया सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि लैक ऑफ सेल वॉल है, यूकैरियोटिक सेल्स तो पाई जाएगी लेकिन उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। रिजर्व फूड क्या है, ग्लाइकोजन और फैट। एनिमिलिया में जो ग्लाइकोजन है उसकी उसके अंदर फॉर्म में आपको फूड रिजर्व होता है, इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पॉइंट है ये, ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपका फूड रिजर्व होगा। अब हम बात करते हैं वायरस, वायरस और लाइकेंस को। प्रॉब्लम ये आई कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने किसको नाम लिया, हमने बोला कि मोनेरा होता है सर, प्रोटिस्टा होता है, पंजाई होता है, प्लांटी एनिमिलिया होता है सर। ठीक है, किसके बेसिस पे, सेल के बेसिस पे हमने बोल दिया। बट कुछ चीजें हमको ऐसे मिली जिसमें सेल्स हम ये नहीं कर सकते कि लिविंग है, जैसे कि आपका वायरस और वायरड और आपका लाइकेंस। लाइकेंस तो लिविंग है और लाइकेंस जो है स्ट्रक्चर ऐसे पाए गए जिसमें आपके दो अलग अलग कंपोनेंट्स की क्या है, आपकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है वो भी हम बात करेंगे। तो उसके लिए अगर एक पेज ऐड करते हो, पहले ही पेज ऐड करता हूँ आपके लिए कि इससे कंफ्यूजन ना हो। ये इधर इधर है। शिफ्ट F5। वायरस, वायरस आपके बाकी जितने भी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन सबसे अलग क्यों है, क्योंकि ये क्या है ऐसा नेचर शो करता है। अगर ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आएगा तो ये लिविंग कैरेक्टर शो करेगा, और अगर लिविंग की सेल में कांटेक्ट में नहीं है तो ये लिविंग नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन लिविंग कहलाएगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो इसको पहले सबसे पहले जो ढूंढा गया था वो करा था डीजे एवॉन विस्किन। ठीक है, इसके लिए फाइन पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर पाए, मतलब इनकी जो स्टडी की जाती है उसके लिए ऐसा होता है कि किसी वायरस को पढ़ने के लिए इसका बहुत लाइट मतलब बहुत ज़्यादा लाइट इसका साइज है, बहुत छोटा साइज इसका ना, स्मॉल साइज कह सकते हो। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फिल्टर्स होते हैं, बहुत फाइन फिल्टर्स, उसमें इसको कैद किया जाता है। फिर उसमें इसको जैसे कोई मान लीजिए वाटर है, उस वाटर में वायरस प्रेजेंट है तो उसके लिए उसकी फाइन पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत थिन, बहुत ज़्यादा थिन आपके फिल्टर्स का यूज किया जाता है। एंड देन आपका वायरस वहां से आपको मिलता है, एंड देन आप उसकी स्टडी करते हो। तो वायरस की जो मेन बात जो है, वायरस जो है, वायरस में एक बात आप देखोगे कि वायरस के अंदर इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसके कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कहाँ होता है, हेड रीजन में। हेड रीजन में आप देखोगे ये किससे बना होता है, प्रोटीन, प्रोटीन से बना होता है हेड रीजन, है ना। इसके अलावा इसमें शीट पाई जाती है, कॉलर पाई जाती है, कॉलर जो नीचे की, जैसे हम इंसान है तो हमारी कॉलर इस तरह होते हैं, ऐसे ही वायरस में भी एक नीचे स्ट्रक्चर पाई जाती है, कॉलर स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड देन इसकी होती है टाइबर, टेल होती है और नीचे फाइबर्स होता है। तो वायरस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपके लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर दोनों शो करता है। इसका अब ये क्या है, वायरस जो मेनली है ना आपकी डिजीज कॉज करता है, तो सबसे मेन जो है ना डिजीज वो है टीएमवी वायरस। टीएमवी, टोबैक मोजेक वायरस, ये क्या करता है, आपकी ऐसी डिजीज क्रिएट करता है, आपकी जो तंबाकू होती है उसका जो पेड़ की प्लांट की जो लीफ होती है उसको सुखा देता है। इसमें डीएनए जो होता है, जेनेटिक मटेरियल, जनरली डीएनए पाया जाता है, बाकी आरएनए भी हो सकता है, दोनों तरीके होते हैं। और इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड भी पाया जाता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आर क्या बोलते हैं, आरएनए और डीएनए, किसी भी तरह का जेनेटिक मटेरियल पाया जा सकता है इसमें। ठीक है,
इसके अलावा मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये रहता है कि डीएनए और आरएनए में से इसमें से जेनेटिक मटेरियल इसमें कौन सा पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों तरह के जेनेटिक मटेरियल आपके किसे पाए जा सकते हैं, आपके वायरस में पाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो इसके अलावा तो कुछ इसका काम को मुझे लग रहा है यार बताने का, एड्स, एक डिजीज होती है जो कि वायरल डिजीज है, तो वायरल डिजीज की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिंपल वायरस को समझना है। अब आता है वायरस। ठीक है, वायरस में क्या होता है, ये वायरस से डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन में जो यहाँ पर आपकी प्रोटीन कोड प्रेजेंट होती है ना, वो वायरस में नहीं होती, और ये आरएनए फ्री होता है, इसमें आरएनए नहीं होता ना, आरएनए फ्री। अब बात आती है लाइकेन की। लाइकेन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। आपने कभी नाम सुना होगा म्यूचुअलिज्म, है ना। इसके अलावा आपके पैरासाइटिज्म। तो म्यूचुअलिज्म जो होता है ना, उसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं ए और बी, इन दोनों में एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इनको सर्वाइव करना है किसी भी इकोसिस्टम में पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, तो दूसरे पर निर्भर है तो क्या होगा, एक होता है कम्युनलिज्म भी होता है। तो एक दूसरे पर निर्भर है। तो जब हम म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे तो आपको बात सुनने को मिलेगी, वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है, और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड किस तरह से रहता है, एक किसी को एक को फायदा दे रहा है, दूसरा पहले को फायदा दे रहा है कुछ। तो एल्गी और लाइकेन, एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या करती है, एल्गी आपको जनरली क्या करती है, फूड प्रोवाइड करने का काम करती है, और फंजाई फंजाई शेल्टर, फंजाई शेल्टर प्रोवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप देखोगे तो इसमें आपको लाइकेन दिख जाएगी, माइकोरिजा दिख जाएगी, है ना, जिसमें एल्गी प्लस प्लांट की एसोसिएशन मिलती है, वो लाइकेंस होती है। तो अब हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की। प्लांट किंगडम में खाली पेज पड़ा है, प्लांट किंगडम को समझाने के लिए नहीं है। अच्छा चलिए, प्लांट किंगडम में सबसे पहले आता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब मैं बात करूं एल्गी की, सबसे पहले आता है एल्गी। तो एल्गी होती है ऑटोट्रॉफिक नेचर की, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक रीजन में पाई जाती है, थैलस स्ट्रक्चर होती है। थैलस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, आपकी जो प्लांट की बॉडी होगी ना, प्लांट की बॉडी आपके रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, मतलब आपकी लीव्स पाई जा रही है, स्टूट आपकी पाई जा रही है, आपके स्टेम पाई जा रही है, रूट पाई जा रही है, तो इसमें हम बोलते हैं कि अच्छा ये प्लांट है ना, तो उसको हम नॉन थैलस बोलते हैं ना, नॉन थैलस। तो थैलस में क्या होता है, आपकी ये सब चीजें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक सिंपल बॉडी आपको दिखेगी, उसको बोलते हैं हम थैलस। तो और एल्गी जो होती है वो थैलस, उसमें स्ट्रक्चर पाई जाती है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, इससे ज़्यादा आपको एल्गी में पढ़ना नहीं है। एंड एल्गी की आप सिंपली सी कुछ टाइप्स होते हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझ आ गया कि ऑटोट्रॉफिक होती है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक होती है एल्गी, एक्वेटिक रीजन में पाई जाती है, मतलब इसको थोड़ा सा मॉइस्ट रीजन चाहिए होता है, और थैलस इसमें स्ट्रक्चर है। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पाया जाता है। असेक्सुअल में स्पोर्ट्स का यूज होता है, और सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अब ये टाइप्स ऑफ एल्गी है, एल्गी की जब आप पढ़ोगे तो एक तो ये टाइप्स और स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो आपने बोला होगा रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, है ना, ये हम पढ़ते हैं ना, ये देखो सब टाइप्स है एल्गी की। तो जनरली जो पेपर में पूछता है वो इसमें पूछेगा, एक तो क्लोरोफाइसी, आपकी क्या करेगा, आपकी मिक्स मैच द फॉलोइंग कर देगा, जिसमें आपको बोलेगा क्लोरोफाइसी कौन सी एल्गी होती है, ब्राउन होती है, रेड होती है, या फिर ग्रीन एल्गी होती है। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरो जहाँ शब्द आ रहा है तो ये क्लोरोफिल के लिए यूज हो रहा है, क्लोरोफिल के लिए यूज हो रहा है, समझिए। तो क्लोरो जहाँ पे ग्रीन कलर के लिए यूज होता है, तो इसको आपको याद रखना है, क्लोरोफाइसी में ग्रीन कलर की एल्गी होती है। अब फाइवोफाइसी, फाइवोफाइसी को याद करने का तरीका ऐसा है कि देखो रोडोफाइसी में तो आर आ रहा है, तो रेड एल्गी आप रोडोफाइसी से कंपेयर कर लोगे। तो अब जब आपको पता है क्लोरोफाइसी सी से आपका क्लोरोफाइसी जो है ग्रीन के लिए यूज हो रहा है, और रोडोफाइसी रेड के लिए यूज हो रहा है, तो फाइवोफाइसी बचा काय के लिए, ब्राउन एल्गी के लिए। तो ये तीन तरह की एल्गी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बस ध्यान रखना है कि क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के लिए नाम लिया जाता है, क्लासेस है इसकी।
और वाइस जो क्लास होती है ना, क्लास में ये वाला जो टर्म आपको दिखेगा ना, प्लांटे आप पढ़ोगे जब, तो आपको हमेशा सी ही लगाना पड़ेगा ना, ए सी ए है ना, वो ये आपके क्लास को शो करता है। और क्लास कैसे बता रहा हूँ मैं आपको, किंगडम, प्लांटी, नहीं सॉरी, किंगडम, फाइलम, फिर आता होता आपका आता है क्लास, है ना। तो उस क्लास की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। क्लास जो इसकी है ना, मेजरली तीन अपने दे रखे एनसीईआरटी में, और इन तीन से हमको बाहर जाना भी नहीं, वैसे तो और भी क्लास आप पढ़ सकते हो, पर आप क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी और एडोफाइसी पर याद करो। मेजर पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए, तो क्या होता है, यूनिवर्सल पिगमेंट है जो सब में मिलेगा। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, सब में मिलेगा, हर एक प्लांट में मिलेगा। बट जैसे ग्रीन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है, और रेड एल्गी में क्लोरोफिल डी पाया जाता है। अब सर इसको कैसे याद रखें, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं। बट स्टोर्ड फूड जो होता है ना, स्टोर्ड फूड वो याद इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी में स्टार्च की फॉर्म में फूड प्रिजर्व होता है, और प्यूरोफाइसी में आपका मैनिटोल और लैमिनेरियन के फॉर्म में यहाँ पर फूड प्रिजर्व होता है, मैनिटोल और लैमिनेरियन। मैनिटोल किसमें, आपके ब्राउन एल्गी में, मैनिटोल और लैमिनेरियन, मैनिटोल और लैमिनेरियन याद करिए इसको, मैनिटोल, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो आप, बी एम से याद कर सकते हो उसको, और इसको आर एफ। वैसे इसको याद करने का तरीका ये हो सकता है, आर डी भी याद हो सकता है, रेड में डी आता है तो फ्लोरिडियन जो है ना, फ्लोरिडियन में डी आता है, तो इस तरह से याद कर सकते हो, आर डी रेड, तो आप रेड से याद कर लो, बस सिंपल सा है। सेरेबल सब में प्रेजेंट है, पर बनी अलग अलग की, जैसे कि सेलुलोज की है, सेलुलोज एल्गिन की बनी होती है आपकी ब्राउन एल्गी में, एल्गिन की। वैसे सब में सेलुलोज की होती है मोस्टली, है ना। एंड देन पैक्टिन की बनी होती है रेड एल्गी में, ठीक है, सबसे अलग जो होता है पैक्टिन। तो आपको बस इतना से ध्यान रखना कि अलग कंपोनेंट क्या है, एल्गिन है यहाँ पे, अलग कंपोनेंट क्या है, पैक्टिन है। तो ग्रीन एल्गी में तो क्या होगा, आपके क्लोरोफिल, सेलुलोज की प्रेजेंट है, क्लोरोफिल वाली जो है एल्गी में जिसकी बात कर रहा हूँ, आपकी ग्रीन एल्गी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सेलुलोज से बनी है, सब में सेलुलोज तो कॉमन है। बट आपको याद करना है कि रेड एल्गी जो है उसमें पैक्टिन से बनी होती है, सेलुलोज हो सकती है, और एल्गिन जो है वो ब्राउन एल्गी की सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अलावा फ्रेश वाटर है, ये सब कुछ चीज़ें काम की नहीं है हमारे, क्योंकि हमको पता है जनरली कहाँ मिल रही है, एक्वेटिक रीजन में मिल रही है। एंड फ्लैजिला के नंबर, फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं एल्गी में कुछ में, जैसे आपको स्ट्रक्चर में बताऊंगा मैं। ये काम का नहीं, इसको मैं छोड़ दूँ, जिससे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको दिख रही है कॉलोनीज अगर बनती है एल्गी के अंदर। अब ये पूछेगा आपको कॉलोनी किस एल्गी में बनाई जाती है, तो जो आपकी वॉलबॉक्स है, ये वॉलबॉक्स का स्ट्रक्चर है, वॉलबॉक्स में कॉलोनी पाई जाएगी, वॉलबॉक्स में कॉलोनी पाई जाती है। ये यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स है। क्वेश्चन दिक्कत ही आती है, ग्रीन का आपको बोल देगा ग्रीन एल्गी में से ग्रीन एल्गी कौन सी है, और क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा पक्का है, तो एक क्वेश्चन पक्का ही निकलेगा। तो ग्रीन एल्गी जो होती है उसमें पाई जाती है यूलोथ्रिक्स, और कौन सी पाई जाती है, वॉलबॉक्स। बस कंफ्यूज नहीं होना है। यूवी, यूवी ग्रीन कैसे आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आती है, लाइट कैसे आ रही है, यूवी से। एक तो आ रहा है आपके यूलोथ्रिक्स और वी से वॉलबॉक्स, ठीक है। ब्राउन, ब्राउन के लिए करना है लैमिनेरिया, क्योंकि आपको इसमें एक चीज आपने देखी नोटिस करेंगे, लैमिनेरियन आता है इसमें नाम, तो लैमिनेरिया, तो ब्राउन के अंदर लैमिनेरिया तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि लैमिनेरिया जो है, लैमिनेरियन वो क्या है, आपका स्टोर्ड फूड है, फ्यूकस और डाइकोटा, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो आपका है पॉलीसाइफोनी और पॉलीफायरा, ये भी पूछ सकता है, ये एक तो ऊपर वाला तो है ही, और ये भी है। तो लैमिनेरियन तो आपको याद कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट वाले से ये पूछ सकता है, क्योंकि आपको जब अगर स्टोर्ड फूड याद है, आपको स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, तो आप बोलोगे लैमिनेरियन, लैमिनेरियन, है ना, तो आपको ये याद रह जाएगा। तो ये लैमिनेरिया तो जनरल से टर्म है जो कि याद रहनी चाहिए। अब सबसे आपको एक चीज मैं आपको बताता हूँ, वो है फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है बच्चों, तो स्ट्रक्चर में आप एक बात रख लो, एयर ब्लैडर देखने को मिल रही, एयर पास हो सकती है इससे, तो एक अलग करेक्टर आपको नहीं दिखा, बिल्कुल अलग करेक्टर है। अब आती है रेड एल्गी, देखो उसका रेड कलर है, तो रेड एल्गी क्या रही है, ऐसी होती है आपकी। ये देखो पॉलीसाइफोनिया जो है ना, इसमें आपको ब्रांचेस वगैरह भी देखने को मिल रही है ना, तो ये थोड़ा सा क्या है, ये थैलस स्ट्रक्चर से थोड़ा सी डेवलप्ड है। रेड एल्गी थोड़ा सा एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक करेक्टर, स्पोरोफाइटिक है, ठीक है। अब आती है ब्रायोफाइट, देखो कैसे मैं बढ़ा हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला मैंने देखा एल्गी, दूसरा मैंने देखा ब्रायोफाइट था, तीसरा मैंने देखा टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म।
तो आपको मैं जब जनरली एक चीज बताता हूँ प्लांट किंगडम के बारे में, तो वो ये आप देखोगे कि सब में आपका क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है, क्लोरोफिल सब में है। चाहे ए हो चाहे बी हो, हमारे को मतलब नहीं, हमको बस ये बताना चाहिए क्लोरोफिल जो ए है वो है यूनिवर्सल क्लोरोफिल। दूसरी बात जो हमको पता रहनी चाहिए वो ये रहेगी कि इसको हमने डिवाइड कैसे करा है वो देख लेंगे। हमने बोला कि एक पहला जो उसको एल्गी बोला हमने, दूसरा है आपका ब्रायोफाइट्स, तीसरे को बोला टेरिडोफाइट्स, चौथे को बोला हमने जिम्नो, और लास्ट को बोला एंजियो। तो आप एक बात नोटिस करोगे, जब आप इस फर्स्ट हिस्से से लास्ट तक जाओगे 5 नंबर तक, तो जो इवोल्यूशन है ना उसके बेसिस पे इसको नाम भी दिया है। जैसे ब्रायोफाइट्स में भी आपको क्या है, थैलस स्ट्रक्चर मिलेगी देखने को, बट टेरिडोफाइट्स में आपको क्या दिखेगी, थोड़े आराम से चीजें दिखने स्टार्ट हो जाएगी। टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल हो सकता है आपका, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल मुझे एकदम से रिकॉल नहीं हो रहा है, पिन लाइक लीव्स होती है, तो पिन लाइक लीव्स इसमें होती है, जैसे कि आपके गिंकगो, याद आ गया। गिंको जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है, किसका है एक बार क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा चेक। अरे हाँ, आपका होता है इक्विसिटम, इक्विसिटम, बिल्कुल याद आ गया, इक्विसिटम। तो इस तरह से एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आपके क्या है, एक तरह की इवोल्यूशन के स्पीचेस पे आपको इनको रखा गया है ना। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्गी हमने बात करी। एल्गी में हमने देखा ऑल्ट्रोपिक होती है, क्लोरोफिल होता है इसमें प्रेजेंट, थैलस होता है, एक्वेटिक। तो आप एक बात आपने नोटिस कर दी कि जब हम स्टार्ट कर रहे थे मोनेरा से, तो वहाँ पे फोटोसिंथेटिक से लेकर आपके एल्गी तक आ रहे हैं, बट लास्ट में आता है हिटोटॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे मेजरली। तो हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स में एक चीज़ आपको देखने को मिली, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछता है, एग्जाम्पल पूछता है मॉसेज और लीवर वॉट, आपको पता होना चाहिए। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसको एम्फीबियन कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली चीज है ना वो है नहीं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में भी रहता है, और इसका किस पे रहता है, इसके जो लिविंग आपको मिलेगी जनरल फाउंड इन वाटर और किसमें, लैंड पे, दोनों जगह मिलती है, वाटर और लैंड पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो यहाँ लिखा है मैंने, मॉइस्ट और एम्फीबियन से कहा जाता है इसको, क्योंकि आधी पानी में और आधा ही लैंड पे मिलता है। ठीक है, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कायम होता है प्लांट क्या, पानी में होता है ब्रायोफाइट्स का। इसके मेल जो होता है उसको बोलते हैं एंथीडियम, और जो फीमेल होता है उसको बोलते हैं आर्किगोनिया। जाइकोट जो होता है उसके म्यूसिस के थ्रू इसमें स्पोरोफाइट्स की फॉर्मेशन होती है। वही वाली बात है, यहाँ से गैमेट्स बनते हैं, स्पोर बनते हैं, वो वाली चीज चल रही है ना। तो स्पोरोफाइटिक कैरेक्टर्स में देखने में मिल जाती है। यहाँ पर आपको डायग्राम देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको याद रखनी, लीवर वोट और मॉस जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बायोफाइट्स का एग्जाम्पल है। तो थैलेगोइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि भाई यहाँ रूट स्टेम लीफ में डिवाइड हो रहा है, नहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, राइजोइड्स पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। ये राइजोइड्स वाला कैरेक्टर मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा है, ठीक है, राइजोइड्स वाला कैरेक्टर इसमें ऐड करना है हमें। राइजोइड्स, राइजोइड्स ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। आपको इसमें पूछा जाएगा कि रूट की जगह कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं, राइजोइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कब से गैमा कब भी पाया जाता है, गैमा किस में पाया जा रहा है, मार्केंशिया में, है ना। और आप देखिए आजकल थैलस स्ट्रक्चर कही जा रही है, थैलस स्ट्रक्चर का है उसको। ठीक है, गैमा कब पाया जा रहा है, और आर्किगोना और एंथ्रीडो, एंथ्रीडो तो आपके जनरली मेल में पाया जाता है, और आर्किगोना आपके किस में, फीमेल में पाया जाता है। तो ये कैसा प्लांट होगा, फीमेल प्लांट है, किसका है, आपके मार्केंशिया का। फिनेरिया की जब हम बात करें तो गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक दोनों है इसमें। इसमें गैमेटोफाइटिक में आपके नीचे देखिए स्ट्रक्चर जो बन रही है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पर जो ऊपर बन रही है उसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। दोनों स्टेजेस में देखने को मिल रही है। बस इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही था। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ब्रायोफाइट्स में आपको याद रखना कि मॉस और लियोड इसका एग्जांपल है, एम्फीबियन कहा जाता है। इसके अलावा इसमें आपके गैमा कप और राइजोइड्स देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स में एक बात जो है स्पोरोफाइटिक बॉडी देखने को मिलेगी। मैंने जिस तरह जनरली एक बात बताई थी आपको यहाँ पे एल्गी के वक्त में, कि यहाँ पे बताई थी शायद तक, ये स्पोरोफाइटिक, बिल्कुल ये नहीं, ये मैंने लिखा था, जो मैंने बोला था अगर थैलस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होते हैं, है ना, डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। और स्पोरोफाइटिक में होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं, कि आराम से आपको पता चलेगा इसकी रूट क्या है, मतलब जड़ क्या है, पत्ती कौन सी है, और तना, जड़ पत्ती पत्ती और तना, इन सब में डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो आप।
तो टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट सबसे पहले स्पोरोफाइट्स होता है ना, स्पोरोफाइटिक कैरेक्टर शो करते हैं। रूट स्टेम और लीव्स में इसको डिवाइड कर सकते हो आप। ऑर्नामेंटल स्किल्स का यूज किया जाता है, सॉइल बियरिंग होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक निकल रहा है एक बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर से, पहाड़ी अपनी रेलवे ने बनाई है, तो उस पर अगर उसकी रूट्स मतलब जिसकी सॉइल है वो क्या होगा, नीचे पानी अगर बारिश होगी तो नीचे गिर जाएगी। तो वहां पे ऐसे रीजन में आप क्या करोगे, आप टेरिडोफाइट्स लगा दोगे। इसके अलावा आपके कुछ रीजन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ जगह आपके आ, ऐसे एरिया जो कि पानी वाले एरिया के आसपास है, तो वहां पर भी टेरिडोफाइट्स लगाए जाते हैं, जिससे कि आपकी सॉइल जो है वो बहे ही नहीं, है ना, जहाँ पर ज्यादा रेनी एरिया होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स का सिंपल ही काम क्या है, सॉइल बेरिंग क्वालिटी इनमें होती है। इनकी जड़ क्या होती है, सॉइल को अच्छे से पकड़ लेती है। इनमें वाटर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट, एंथेरियो, आर्किगोनियम, ये आपको याद है। आर की जहां भी नाम आ जाए, आर की हमेशा किसके लिए काम आएगा, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके लिए आता है आर की। और मेल का जो होता है गैमेटोफाइट, उसको बोलते हैं एंथ्री। एंथ्री आया आपके एंथर से, और आर की जो है आर्किगोनिया से आया ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि एंजियोस्पर्म को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। रीजन क्या है, जिम्नोस्पर्म अगर आप देखोगे प्लांट किंगडम का जब क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले आता है आपका एल्गी, फिर आता है आपका ब्रायोफाइटा, देन आपका आता है टेरिडोफाइटा, देन आता है आपका आपका आता है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में भी क्या है, यहाँ पर एक डेवलपमेंट इवोल्यूशन चल रहा था। तो जब आप सीड की फॉर्मेशन कहाँ स्टार्ट होती है, टेरिडोफाइट्स में होती है वैसे तो जब आपके टेरिडोफाइट्स में सीड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी, तो जिम्नोस्पर्म में जब सीड्स बने, तो इन सीड्स में खराबी ये थी कि उसके ऊपर आपकी ओवरी नहीं थी। ओवरी का मतलब एक प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं थी। प्रोटेक्टिंग लेयर क्या होती है, देखो जैसे ये है आपका जिम्नोस्पर्म, तो इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसमें स्ट्रक्चर में आप एक बात नोटिस कर पाओगे कि इसका अंदर का तो है आपका क्या है, आपके माइक्रोपाइलेट्स दिख रहा है, इसमें आपके न्यूक्लियस दिख रहा है ना, आपके मेगास्पोर साइट्स दिख रहे हैं, बट इसका एंट्यूगमेंट तो है ना, परंतु इसका क्या है, आपके बाहर का जो ओवरी वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती उसको बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, फ्लावरिंग शो नहीं करते, फ्लावरिंग शो नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें ना एक चीज जो पाई जाती है वो होता है माइकोरिजा। अच्छा माइकोरिजा वो मैंने आपको पहले बताया था, माइकोरिजा जो होती है माइकोरिजा वो इसमें पाई जाती है। तो इसमें फंजाई प्लस आपके जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनकी एसोसिएशन होती है। एग्जाम्पल होता है आपका साइकस और पाइनस। तो इसके अंदर जो आपके नॉन फ्लोवरिंग प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी सिंपली हम इसको कंपेयर करते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को, कि जिम्नोस्पर्म में आपकी ओवरी वॉल पाई जाती है ना बाहर, बट एंजियोस्पर्म में नहीं, जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है, इसमें पाई जा रही है। देखिए इसके अलावा इसको एंजियोस्पर्म को भी मोनोक्रोट डाइकोट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो पहले हम समझते हैं जिम्नोस्पर्म को थोड़ा सा। जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होता है, ओवरी वॉल नहीं होती है। एग्जाम्पल इसकी साइकोस और पाइनस होता है। इसमें कॉरेलेट रूट्स पाई जाती है, जिसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। कॉरेलेट रूट्स का मतलब होती है कॉरल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है रूट्स में, जिसका काम क्या है, मेजरली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसमें माइकोरिजा की फॉर्मेशन भी होती है। और मैंने जिम्नोस्पर्म का, हाँ वो मैंने टेरिडोफाइटा में बताया था। तो ये गिंको जो है, तो आपको किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल। टेरिडोफाइट्स में तो आपको मैंने अभी एग्जाम्पल याद करा ना, अभी इकोसिस्टम फ्लैजिनिला, वो वाइस में पाया जाता है। तो ये लिविंग फॉसिल है जिंको, जो कि बाद में जाकर फॉसिल बन सकता है। अभी इसके कुछ पाए जा रहे हैं। और ये फॉसिल होता क्या है, फॉसिल ऐसे जिसके पहले अस्तित्व था लेकिन अभी करंट में नहीं है, उसको हम फॉसिल बोलते हैं ना। इसके बाद जो स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो है इसमें माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है, और मेगास्पोरेंजिया वो कहाँ में बनता है आपके, वो बनते हैं आपके मेगास्पोरेंजिया में ना, मेगास्पोरिफल सेल्स में। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म। तो ओव्यूल जो होता है ना आपका, वो किससे, आपका ओवेरी से, मतलब एनवेलप में पाया जाता है। एनवेलप का मतलब आपकी ओवेरी वॉल पाई जाती है, जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि इसके ऊपर एक वॉल पाई जाएगी। और इसका जो मेजरली है ना, ये एंजियोस्पर्म्स के ही फ्लावरिंग सीड्स पाए जाते हैं, ये फ्लावर बनते हैं बाद में। और फ्लावर क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें ओवेरी है इसलिए। और सीड एनक्लोज होता है फ्रूट्स के थ्रू। इसके एग्जाम्पल है मोनोकोट, डाइकोट।
मोनोकोट क्या होता है? ऐसे कॉटिलेडन जिसमें एक सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है, और डाइकोट जिसमें डबल कॉटिलेडन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन, अब इसमें भी ना ऐसा है कि मोनोकोट का एग्जांपल आपको हो सकता है मेज, कॉर्न। एक बार आप कॉर्न को ही रखो, भुट्टा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डाइकॉट में तो हमारे बहुत सारे हैं, डाइकॉट में आपके एमपी। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन की बात। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन सिंपली आपका, देखो यहाँ पर आता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आकर आता है आपकी क्या, पूरा एक फ्लावर की स्ट्रक्चर, अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर जिसमें ओवरी वगैरह सब प्रेजेंट है। तो ये आएगा आपके ऊपर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आते क्या होगा, स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो ये अंदर क्या करेगा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन फॉर्म करेगा। पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, एंड देन पहले पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर अपने क्या करेगा, पॉलन ग्रेन अपने इसको अपने न्यूक्लियर को अंदर छोड़ेगा। ठीक है, अब वो पॉलन ट्यूब के थ्रू आ जाएगी आपकी एक्स सेल तक पहुंचेगी। फिर देन यहाँ पर क्या होगा, ये फर्टिलाइज होती है किसके थ्रू, आपके पोरो न्यूक्लियस से। एक सेल यहाँ आएगी, एक सेल यहाँ जाकर इससे न्यूक्लियस हो जाएगी, मतलब फ्यूज हो जाएगी, एंड देन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये सिंपल सा फर्टिलाइजेशन की एक प्रोसेस है। इसमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। कौन करता है? पोलन ग्रेन जब कॉन्टेक्ट में आएगा किसके, स्टिग्मा के, स्पर्म सेल रिलीज करता है पोलन ग्रेन। अब बात करेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर स्टार्टिंग करते हैं, तो कॉमन फीचर टू डिफरेंशिएट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो था वो था अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। एनिमल किंगडम जो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है कि यार आपके एनिमल किंगडम्स में भी हमने बहुत अलग अलग तरह से क्लासीफाई करा गया। तो पहला तो था वो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के बेसिस पे कि सेल्स का कैसा अरेंजमेंट हो रखा है। दूसरा बॉडी सिमेट्री कैसी है, रेडियल है, बायलेटरल सिमेट्री, जो भी जिस तरह की सिमेट्री हम पढ़ेंगे, समझो, टेंशन मत लो। नेचर ऑफ सोलम है ना, नेचर ऑफ सोलम क्या होता है, आपकी कैविटी पाई जाती है ना, तो उसके ऊपर बात, उसकी बेसिस पे। और डाइजेस्ट सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे किसी किसी सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन और किसी में क्लोज पाया जाता है ना। किसी किसी में अपनी एक बात होगी कि हार्ट के चैम्बर्स के बेसिस पे भी होता है। तो एनिमल किंगडम थोड़ा सा लेंदी हुआ, और मुझे लगता है कि अभी की क्लास के लिए तो आज ये पार्ट सेकंड अच्छा यहीं पे करते हैं ख़त्म। और पार्ट थर्ड में हम बात करेंगे किसकी, देखो बच्चों बचा क्या गया लास्टली, अभी हमारे पास बचा है कि हमने कहाँ तक पहुँचे, हम पहुँचे हैं एनिमल किंगडम तक, फोर्थ पे, है ना। तो आज हमने दो कवर कर लिए, दो कल हो जाएंगे, एंड देन दो कल हो जाएंगे। फिर आएगा आपके ये दो इधर, दो इधर, एंड एक दो तीन चार पाँच छः, छः पार्ट, लास्ट सिक्स पार्ट में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी बायो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो डेफिनेटली आपको बस इतना सा करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी जो मेहनत की देखो कितने सारे कंटेंट, पूरा के पूरा कंटेंट आपको दिख रहा है। कंटेंट मतलब मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा आपको, और अगर हो सका तो अगर व्यूज आए तो मैं आपके लिए डेफिनेटली आपके क्या लाऊंगा, ऐसी और वीडियो लाऊंगा, और साथ में पीवाईक्यू भी लाऊंगा इसके ना। देखो आप कंटेंट देख सकते हो सर, कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे पास पड़ा है। तो मिलते हैं नई वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।